अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स बैच। हमने जो अपनी एजुकेशनल सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें हम बायोलॉजी 9th क्लास के बोर्ड की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हमने टॉपिक्स कवर कर लिए थे वो 1.3 तक थे। आज हम 1.4 अपना स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरी वो पिछली प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो अभी जाएं और वो पहले उनको वॉच करें, फिर उनको आगे की सारी समझ आएगी टॉपिक्स की। सो लेट्स बिगिन। आज जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टॉपिक 1.4 कैरियर्स इन बायोलॉजी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो टॉपिक है 1.4, पीछे जो हमने पढ़ा था टॉपिक वो था हमारे पास इंटर रिलेशनशिप्स के बारे में विद द बायोलॉजी। बट जो आज हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स जो है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, तो वो हम आज रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Careers in biology. Studying biology can be immensely rewarding and exciting. वो कहते हैं कि अगर हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी को तो वो हमारे पास रिवॉर्डिंग भी हो सकती है और एक्साइटिंग भी हो सकती है। मींस रिवॉर्डिंग का क्या मतलब है कि अगर हम बायोलॉजी की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो जाएं तो हम कहीं पर भी उस चीज़ को अप्लाई करके, अपनी स्टडीज़ को अप्लाई करके, ऑब्वियसली जब हमारे पास डिग्रीज आती हैं तो हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जॉब लग जाए। सो दैट्स द रीज़न दे कॉल द टर्म रिवॉर्डिंग। सो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये फील्ड बायोलॉजी की, एंड एक्साइटिंग। देयर आर सेवरल कैरियर पाथ्स वन कैन फॉलो एज अ बायोलॉजिस्ट सच एज। हमारे पास वो कहते हैं कि बहुत सारे कैरियर्स हैं और पाथ्स हैं जिनको जो बायोलॉजिस्ट होता है, जो बायोलॉजी पढ़ने वाला होता है, वो फॉलो कर सकता है। जैसे कि मेडिसिन एंड सर्जरी, आप इसमें देख सकते हैं। आप टॉपिक्स हमारे पास स्टार्ट हो गए हैं। 1.4.1 से स्टार्ट है मेडिसिन सर्जरी, fisheries, agriculture, and the next one is animal science, horticulture, forestry, farming। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या बताए हुए हैं, हमारे पास कैरियर्स एंड पाथ्स बताए हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट। अब आपने इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिसिन एंड सर्जरी को। जो पहला टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, मेडिसिन एंड सर्जरी। द फील्ड ऑफ मेडिसिन इज रिलेटेड विद द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस। अब वो कहते हैं कि जो मेडिसिन और सर्जरी की मीन्स, पहले हमने बताया है कि मेडिसिन की जो फील्ड है वो रिलेट करती है किसके साथ, उसके अंदर क्या होता है, हमने डायग्नोस करना है, हमने मालूम करना है कि जो ह्यूमन डिजीज़ है वो कौन सी है और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, राइट। तो ये मेडिसिन की फील्ड के अंदर आता है। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड आर रिमूव्ड। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि एक सर्जरी की एक ऐसे समझें डिफरेंस बताया गया है और एक मेडिसिन का बताया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है, या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू में भी पूछा जा सकता है, या हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेडिसिन, मेडिकल स्टडी एंड द सर्जिकल स्टडी। सो आपने अलर्ट रहना इसमें कि मेडिसिन इज ओनली रिलेटेड टू द डायग्नोसिस। हमने मालूम करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि ये ह्यूमन के अंदर जो डिजीज़ है वो कौन सी है और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बट सर्जरी इज़ अनदर थिंग। सर्जरी एक ऐसा समझें प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। और मेडिसिन जो है वो हमने क्या करना है, हम देख कर भी बता सकते हैं, बट प्रैक्टिकली जो चीज़ अप्लाई होती है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं, राइट। तो अब आप इसमें देखें कि इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं जो ख़राब हो चुके होते हैं या जिनके अंदर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी होती है, उनका कोई काम नहीं रहता हमारी बॉडी के अंदर, उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, डैमेज हो जाते हैं वो, तो उनको क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या रिमूव किया जाता है। One can choose these professions in the same course MBBS after studying the biology at the higher secondary level। अब क्या कहते हैं वो कि ये जो हमारे पास प्रोफेशंस हैं ये किस कोर्स के अंदर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, MBBS के सेम कोर्स के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर स्टडिंग द बायोलॉजी एट हायर सेकेंडरी लेवल। मीन्स FSC का जो लेवल है हमारे पास वो, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, कौन सी, हायर सेकेंडरी लेवल। तो हायर सेकेंडरी लेवल कौन सा, HSSC, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब हम लोग, ज़ाहिरी बात है, सेकेंड ईयर कर चुके होते हैं, FSC हमारी हो चुकी होती है, तो हमने अगर मेडिकल और सर्जिकल की फील्ड में जाना होगा तो हमने क्या करना है, हमने MBBS को सेलेक्ट करना है,
right? So this is about the medicine and the surgery. Now move on to the next topic, fisheries. फिशरीज में हमारे पास क्या बता रहे हैं वो, अब हमने क्या करना है, फिशरीज. फिशरीज इज द प्रोफेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फिश. ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि रिलेट करता है विद द प्रोडक्शन ऑफ फिशेस. ठीक है. फिशरीज मैनेजर्स, राइट, फिशरीज मैनेजर्स वर्क इन द फिश हैचरीज एंड स्टडी द फिश हैबिटाट्स. फिशरीज के जो मैनेजर्स होते हैं, राइट, फिशरीज के जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं फिश हैचरीज के अंदर और स्टडी करते हैं फिश के हैबिटाट्स को. फिश हैचरीज का क्या मतलब है यहाँ पर, फिश के इन्वायरमेंट के अंदर, फिश के इन्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, वो कैसे अपना सर्वाइवल कर रही हैं अपने हैबिटाट्स के अंदर, तो उनको स्टडी करते हैं. न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स उनको भी स्टडी करते हैं, उनकी जेनेटिक्स एंड द डिजीजेज एक्सेट्रा. मीन्स यहाँ पर आपको देखा जाएगा तो आपके लिए ये एमसीक्यूज़ के लिए कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिशरीज मैनेजर्स होते हैं वो वर्क करते हैं अपने फिश हैचरीज के अंदर, राइट, एंड स्टडी करते हैं फिश के हैबिटाट्स को, उनकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को, जेनेटिक्स को और डिजीजेस को. तो दिस इज़ अबाउट द फिशरीज मैनेजर्स. उनका क्या काम होता है, ये उनका ऐसे समझें, लिखा हुआ है क्या चीज़, वर्क इनका लिखा हुआ है, इनका काम लिखा हुआ है फिशरीज मैनेजर्स का. तो अब नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, टू राइज द फिश प्रोडक्शन. इसमें क्या कह रहे हैं वो कि हम जब फिशरीज मैनेजर जो होते हैं जब वो इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं, उनकी क्या नीड होती है, उनको क्या करना होता है, उनको राइज करनी होती है फिश प्रोडक्शन. वन कैन अडॉप्ट दिस कैरियर आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैचलर और द मास्टर डिग्री इन द zoology. अब क्या है, हमारे पास जिस बंदे को भी या जिस पर्सन को भी हमारे पास क्या चाहिए होगा, इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर हमारे पास स्पेशलिटी चाहिए होगी, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसने बैचलर या मास्टर की डिग्री की हो zoology के अंदर. सो स्टूडेंट्स, आपको मैंने zoology के बारे में बताया था, इट इज़ अ मेजर डिवीजन ऑफ द बायोलॉजी. सो काइंडली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स दैट व्हाट डज इट मीन्स zoology, राइट. तो zoology के बारे में अगर हम लोग देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने फिशरीज़ के अंदर को स्टडी करना है, फिशरीज़ को स्टडी करना है, तो सबसे पहले उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही क्या है कि हमें मास्टर या बैचलर डिग्री चाहिए होगी zoology के अंदर, राइट. देन हमारे पास आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वन, एग्रीकल्चर. ठीक है. अ बायोलॉजिस्ट कैन ऑल्सो ऑप्ट हिज और हर कैरियर एज एन एग्रीकल्चरिस्ट हु डील्स विद द क्रॉप्स एंड द लाइफ स्टॉक. आप क्या कहते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो ऑप्ट कर सकता है, यानी ओन कर सकता है इस डिग्री को, इस कैरियर को, एज एन एग्रीकल्चरिस्ट हु डील्स विद द क्रॉप्स एंड द लाइफ स्टॉक, जो कि लाइफ स्टॉक के साथ और क्रॉप्स के साथ डील कर रहा है. उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो गई, अगर एग्रीकल्चरिस्ट उसको बनना है तो उसको डील करना होगा, वो पहले से डील कर रहा हो क्रॉप्स के साथ और लाइफ स्टॉक के साथ, राइट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. In Pakistan, there are agricultural universities where one can do the professional courses in agriculture after the higher secondary education in the biology. अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इन बायोलॉजी के अंदर जब उन स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, हायर एजुकेशन ली हुई होती है, उनका जो मेजर सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है, तो वो फिर हमारे पास ऑप्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चरल डिग्री को. नेक्स्ट लाइन में क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट मे वर्क इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वेटरनरी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फार्मिंग, एग्रीकल्चरल बैंक्स एक्सेट्रा. सो एग्रीकल्चरिस्ट क्या हैं, वो वर्क कर सकते हैं किसके अंदर, इनका अब जब ये ऑप्ट कर लेते हैं, ये डिग्री को हासिल कर लेते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर डिग्री को, कैरियर को, तो ये क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर. अब आप देख सकते हैं किस किस जगह पे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, वेटरनरी के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फार्मिंग के अंदर और एग्रीकल्चरल बैंक्स के अंदर. तो दीज आर द कैरियर्स आफ्टर ओनिंग और ऑप्टिंग द एग्रीकल्चर डिग्री, राइट. तो दिस इज अबाउट द एग्रीकल्चर. नाउ मूविंग ऑन टू द, ये जो हमारे पास साइंटिफिक टिप्स हैं ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे, पहले हम इनकी सारी कैरियर्स को डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एनिमल साइंस. एनिमल साइंस अगर देखी जाए, एनिमल साइंस के अंदर क्या कहते हैं वो कि एनिमल साइंस आर द एनिमल हस्बेंड्री डील्स विद द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक, डोमेस्टिक एनिमल्स. अब एनिमल साइंस का दूसरा नाम क्या है, एनिमल हस्बेंड्री,
राइट। एनिमल साइंस को दूसरा नाम क्या दिया गया है? एनिमल हस्बेंड्री। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ एनिमल साइंस, राइट। ये डील करता है किसके साथ? डील्स विद द ब्रीडिंग एंड राइजिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स। लाइफ स्टॉक का क्या मतलब है? डोमेस्टिक एनिमल्स इसके अंदर आ जाते हैं, राइट। तो डोमेस्टिक एनिमल्स जब हमारे पास आ जाएंगे इसमें, तो वो हमारे पास जब उनकी राइजिंग हो रही है, उनकी प्रोडक्शन हो रही है, वो बढ़ रहे हैं अपने नंबर के अंदर, अपनी ग्रोथ के अंदर, तो उनकी ब्रीडिंग बढ़ रही है, तो ये क्या आ रही है? एनिमल साइंस उसको कहा जाता है, राइट। दिस इज अबाउट द एनिमल साइंस इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट line is about the professional course is taught in many universities and colleges after higher secondary education in biology। जो प्रोफेशनल कोर्स होगा इसका एनिमल साइंस का, वो हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या करते हैं? टॉट करते हैं, टीच करते हैं, एंड कॉलेजेस के अंदर भी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। देखें अब इसके अंदर इन टॉपिक्स के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है कि ये जो कैरियर है ये हम किस डिग्री के बाद कर सकते हैं, यानी कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। सिर्फ एक जो हमने पीछे पढ़ा था, आप देख सकते हैं पीछे जो हमने फिशरीज पढ़ा था, सिर्फ उसके लिए एक मेजर डिग्री रिक्वायर्ड थी, राइट। कि कौन सी थी? बैचलर और द मास्टर डिग्री इन द जोलॉजी। बट जितनी हमने मेडिसिन एंड सर्जरी, एग्रीकल्चर पढ़ लिया है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? एनिमल साइंस पढ़ी है। उसके लिए जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है वो HSSC है, यानी कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, राइट। Graduates of these courses, moving to the next line, graduates of these courses work in the veterinary hospitals, pharmaceutical industry, livestock department and pet food industry etc। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है वेटरनरी, पीछे भी हमारे पास यूज़ किया गया है वेटरनरी। वेटरनरी भी हमारे पास एनिमल से रिलेटेड है, राइट। ये भी आपने याद रखा है कि एनिमल से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो वेटरनरी होते हैं। जैसे कि वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, तो वो एनिमल के, जानवर के डॉक्टर्स होते हैं ना, तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द वेटरनरी। सो इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी? अगर हमारे पास ग्रेजुएट्स इन कोर्सेज के अंदर, फिर ये इन कोर्सेज के अंदर वर्क कर सकते हैं। जब एनिमल साइंस के अंदर वो क्या करेंगे? स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो वेटरनरी हॉस्पिटल्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के अंदर। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कौन सा है? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है। लाइफ स्टॉक का हमारे पास डील करता है डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। सो डोमेस्टिक एनिमल्स लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, एंड पेट फूड इंडस्ट्री के अंदर भी यही ग्रेजुएट्स काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट is horticulture. After higher secondary education, you can opt for a professional course in the horticulture. Horticulturist can open business and find jobs in the fruits and vegetable production, landscape design, nurseries, gardens, पेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सो हार्टिकल्चर जो है हमारे पास क्या बताया गया है? हॉर्टिकल्चर जब हम लोग अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम इसके प्रोफेशनल कोर्स के अंदर अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है वो अपना बिजनेस ओपन कर सकता है और जॉब्स को फाइंड कर सकता है। किसके अंदर? हॉर्टिकल्चर किस चीज़ के साथ डील करेगी? फ्रूट्स के साथ, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन के साथ, लैंडस्केप डिज़ाइन के साथ, नर्सरीज़ के साथ जिसके अंदर हमारे पास प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उनके साथ, गार्डन्स के साथ, और पेस्ट मैनेजमेंट के साथ। तो ये हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का क्या है? फॉरेस्ट्री इज कंसर्न विद द मैनेजिंग द फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग फॉरेस्ट्स टू प्रोवाइड टिम्बर एंड फॉर द वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। फॉरेस्ट्री क्या है? कंसर्न करती है, मैनेज करती है, कंसर्न है किसके साथ? विद मैनेजिंग फॉरेस्ट, उनको मैनेज करना, और ग्रोइंग द फॉरेस्ट टू प्रोवाइड द टिम्बर एंड फॉर द वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। टिम्बर का क्या मतलब होगा यहाँ पे? टिम्बर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वुड एंड वो चीज़ें जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास प्रोवाइड करती हैं। किसको? हैबिटाट्स को, वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स को। रिक्रिएशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट मींस बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर जो हमारे पास कैरियर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? फॉरेस्ट्री का, राइट। फॉरेस्ट, इसमें सिर्फ टिम्बर के अंदर वुड नहीं आएगा, इसमें ट्रीज आएंगी, इसमें ग्रीनरी आएगी सारी, तो वो सारा क्या है? मेजर क्या है? फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। अब आते हैं फार्मिंग, द लास्ट कैरियर जो कि हमारे पास इधर डिस्कस किया गया है वो कौन सा है? इन फार्मिंग, फॉर्म्स आर डिवेलप्ड एंड मेंटेन्ड फॉर द एनिमल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फार्मिंग फॉर्म्स के अंदर वो क्या कहते हैं कि फॉर्म्स को डिवेलप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है एनिमल ब्रीडिंग के लिए, पोल्ट्री के लिए, फ्रूट्स के लिए एंड वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएगी? एनिमल ब्रीडिंग आ जाएगी, पोल्ट्री आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं
यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एमसीक्यूज़ में ये चीज़ आ सकती है। वो कौन सा कैरियर है बायोलॉजी का कि जो एनिमल ब्रीडिंग के साथ, पोल्ट्री के साथ, फ्रूट्स के साथ और वेजिटेबल्स के साथ, आप जैसे कि देख सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जिक्र हमारे पास हॉर्टिकल्चर में भी आया है। सो डोंट कन्फ्यूज़ दिस विद द फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर इज़ अनदर थिंग बट फार्मिंग इज़ अनदर थिंग। इसमें भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आते हैं। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज़ में कि वो कौन से कैरियर्स हैं जो कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के साथ क्या है कंसर्न है। तो आपने हॉर्टिकल्चर भी वहाँ पे लगाना होगा और फार्मिंग भी लगाना होगा, बोथ का ऑप्शन ज़रूर होगा आपके पास। बट आपने ये देखना है, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें थी और यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। सो फार्मिंग के अंदर हमारे पास एनिमल ब्रीडिंग आ जाती है, पोल्ट्री आ जाती है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अ स्टूडेंट, next line is a student of biology after doing professional course in the agriculture or the animal husbandry etc can adopt this field means। अब आप देखें, आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि कोई कैरियर को ऑप्ट करेगा और फिर हमारे पास कोई कैरियर दूसरा वो अडॉप्ट कर सकेगा। सिर्फ हमारे पास इसमें लिखा हुआ था, फिशरीज़ में ये लिखा हुआ था कि जब वो मास्टर कर लेगा या हमारे पास बैचलर की डिग्री हासिल करेगा जूलॉजी के अंदर, तो तब भी वो फिशरीज़ की कैरियर को अडॉप्ट कर सकता है। बट फार्मिंग में क्या लिखा है, वो स्टूडेंट बायोलॉजी का जो कि हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स ले चुके हैं, किस में, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, कैन अडॉप्ट दिस फील्ड। तो एग्रीकल्चर को या एनिमल हस्बेंड्री को, मींस एनिमल साइंस को, दूसरा नाम इसका क्या है, एनिमल साइंस। ठीक है, तो एनिमल साइंस, राइट। स्टूडेंट्स मेरी राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं आ रही, बट आपको मैं जो बता रही हूँ आपने वही नोट डाउन करते जाना है। सो इसमें क्या है, जो एनिमल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर को जो स्टूडेंट ऑप्ट करेगा बायोलॉजी में, तो उसको क्या करेंगे, वो फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरियर्स, दिस इज़ अबाउट द कैरियर्स ऑफ द बायोलॉजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको अपने इस टॉपिक में से जितने भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं आपको साथ साथ बताती गई हूँ। अब आपने क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स को समझना है, उनको कॉन्सेप्ट अपना उनके ऊपर क्लियर करना है, ताकि आपके लिए पेपर्स में जहाँ से भी पॉइंट आए आपको वो चीज़ आती हो। सो स्टूडेंट्स, हमने अब अपने टिडबिट्स पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास लिखे होते हैं वो अब हम इस टॉपिक में अब पढ़ते हैं। पहला है हमारे पास साइंटिफिक टिप्स। यही कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर हमें हमारे पास जितने भी रह गए थे अब हम वो पढ़ रहे हैं। तो साइंटिफिक टिप्स अगर आप सबसे पहले देखें, साइंटिफिक टिप्स में हम क्या बता रहे हैं, साइंटिफिक टिप्स देखें, यू शुड नॉट ओनली एक्सेल इन बायोलॉजी बट ऑल्सो इन द रिलेटेड एरियाज सच एज कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन। वो क्या कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये नहीं कर सकते, एक्सेल नहीं हासिल, मतलब कि आप स्टडी सिर्फ ये नहीं कर सकते बायोलॉजी के अंदर, आप अपनी क्या कहते हैं उसकी, उससे जो रिलेटेड, बायोलॉजी से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उसके अंदर भी एक्सेल हासिल कर सकते हैं। यानी कि अपना कैरियर को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई और सेल्फ मोटिवेशन हो गई। सो दिस इज़ अ साइंटिफिक टिप्स नंबर 1, राइट। नंबर टू में क्या है हमारे पास, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब इसमें क्या बता रहे हैं, अब आप इसमें देखें, वो भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो देखने से ही पता लग जाती हैं कि ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आ सकती हैं। तो आपने क्या करना है, अब इसमें जब आप आते हैं तो आप देखें, पेनिसिलिन का सबसे पहले लिखा है, पेनिसिलिन एन एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन। ये एक्सीडेंटल ब्रेक थ्रू है एक इस वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, एक्सीडेंटल, जो हमारे पास ये नहीं था कि ये हमारी साइंटिस्ट्स के सोच में ये नहीं था कि ये प्रोडक्ट आएगा, बट एक एक्सीडेंटल के तौर पे, यानी कि एक ना नहीं सोचते हुए एक प्रोडक्ट आया जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। ब्रेक थ्रू है, यानी कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, किसके अंदर, वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर। दूसरा क्या लिखा है पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि कौन सा लिखा है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट नेचुरली अक्रिंग एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एंटीबायोटिक। आप इसमें देखें, ये पेनिसिलिन का जो सारा इंट्रोडक्शन है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। पेनिसिलिन का क्या लिखा हुआ है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट नेचुरली अक्रिंग एंड मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड एंटीबायोटिक। एक्सटेंसिवली का क्या मतलब है, मोस्ट कॉमनली, ठीक है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये यूज़ होता है एज एन एंटीबायोटिक। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1928। आप इसमें देख सकते हैं
कि जो ईयर लिखा हुआ है वो कौन सा है, 1928। इट हैज़ अनएबल्ड द फिजिशियंस टू ट्रीट सिवियर इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, नमोनिया एंड गोनेरिया। सो ये बहुत ज़्यादा किसके लिए इन्होंने फिजिशियंस को अनएबल किया है कि एबल किया है कि वो ट्रीट कर सकते हैं सिवियर इन्फेक्शंस। कौन कौन से सिवियर इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, नमोनिया एंड गोनेरिया। सो इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। द फर्स्ट पेशेंट वॉज सक्सेसफुली ट्रीटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1948। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा ईयर था जो कि पेनिसिलिन जिस ड्रग का यूज़ करते हुए वो पेशेंट क्या हो गया था, सक्सेसफुल हो गया था, वो कौन सा ईयर था। तो वो आ सकता है वो 1942 का ईयर था। पेनिसिलिन हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स। पेनिसिलिन जो है एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसा ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है जो कि क्या करता है, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ डेथ्स को। ठीक है, दिस इज अबाउट द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट साइंस tidbit. Number third is forensic science. Forensic biologists work with the police departments and other law enforcement agencies using the scientific methods to discover and process evidence that can be used to detect the criminals. Forensic science, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि forensic science का क्या लिखा हुआ है। forensic science का forensics biologists वर्क विद द पुलिस डिपार्टमेंट, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट्स के साथ जिनका रिलेशन होता है वो फॉरेंसिक साइंस है। एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट, लॉ के साथ, पुलिस के साथ जो चीज़ रिलेटेड है वो फॉरेंसिक साइंस है। एजेंसीज हैं इसके अंदर, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स टू डिस्कवर एंड प्रोसेस एविडेंस दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द क्रिमिनल्स। ये डिस्कवर करता है, प्रोसेस करता है एविडेंस को ताकि डिटेक्ट कर सकें क्रिमिनल्स को। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आ सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो आपने इन चीज़ों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट साइंस टिडबिट, एज इट शोज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या बता रहे हैं, हेल्थ केयर में ये बता रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट में डेवलप पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स टू डिफीट illnesses such as tuberculosis, cancer and heart diseases. हेल्थ केयर में क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो डेवलप करते हैं पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स जो चल रही होती हैं, ये तो बहुत कॉमन है, आप सबको पता है कि हर एरिया में, ऐसे समझें जैसे कि जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, रूरल एंड अर्बन एरियाज़ दोनों में होते हैं, बट ज़्यादातर जो हमारे पास एरियाज़ होते हैं जिनके अंदर जो गांव वगैरह के एरियाज़ होते हैं वो, उसमें हमारे पास कंपेन्स चलाई जाती हैं, वही पब्लिक हेल्थ कंपेन्स, जिसके अंदर वो डिफीट करते हैं इलनेस को। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हमारे पास डॉक्टर्स की एक पूरी कंपेन होती है, एक पूरा पैनल होता है जो कि ट्रीट करते हैं, जो कि पर्सनस को पूछते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या काज हो सकती है, रूट कॉजेज़ को मालूम करना, ये सब इस कंपेन का हिस्सा होते हैं। तो ये आते हैं, बायोलॉजिस्ट में डेवलप पब्लिक हेल्थ कंपेन्स टू डिफीट द इलनेस सच एज ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर एंड हार्ट डिजीज़ेस। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हमारे पास डिजीज़ेस को कवर अप करते हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में, यानी हेल्थ केयर कंपेन्स के अंदर, वो कौन से हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, कैंसर और हार्ट डिजीज़ेस हो गई, राइट। इसमें क्या बता रहे हैं, अदर जो दूसरा लाइन है वो क्या है, others work to prevent the spread of the rare and deadly diseases such as dengue fever. अब वो क्या कह रहे हैं कि others work to prevent, कुछ ऐसे हैं हेल्थ केयर जो कि ये कंपेन्स बनाती हैं, लेकिन दूसरे ये हैं कि वो अपनी कंपेन्स जो बनाते हैं वो प्रिवेंट करते हैं स्प्रेड ऑफ द रेयर कहते हैं बहुत कम, जो अब ये देखें ना, डेंगू फीवर जो है ये बहुत कम लोगों में हमारे पास नुमायाँ होता है ना, आता है, मतलब कि डेवलप होता है। तो ये क्या है, रेयर और डेडली डिजीजेस है, तो बहुत कम होता, तो बहुत कम है, लेकिन ये इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि ये डेथ कॉज कर सकते हैं। इट कैन बी फैटल का क्या मतलब होता है, डेथफुल, डेथ कॉजिंग। सो डेंगू फीवर जैसे को कवर करने के लिए, यानी कि ट्रीट करने के लिए ये हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं, कंपेन्स चलाई जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैरियर्स इन बायोलॉजी स्टूडेंट्स। सो अगर आपको इस टॉपिक में कोई चीज़ भी नहीं समझ आई, आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछना है, ताकि आपके लिए आगे की सारी चीज़ें आसान हो सकें। आपको कोई भी इश्यू हो, बिला झिझक आपने मुझसे पूछना है एंड आई विल आंसर यू, ओके। और जिस स्टूडेंट ने भी मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, लेक्चर वीडियोस नहीं देखी, हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ी है, मेजर फील्ड्स पढ़ी हैं उसकी, उसके बाद हमने उसमें इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पढ़ी हैं,
आपने जाना है और उसको पढ़ना है। स्टूडेंट्स, हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को, इन चैप्टर्स को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करें, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आप प्रिपेयर हो सकें अपने सब्जेक्ट्स के लिए। राइट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे पास 5 किंगडम्स। देन हमारे पास कौन सा है, होली कुरान एंड द बायोलॉजिकल साइंस। एंड देन हमारे पास हैं मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। ये जो टॉपिक्स हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, देयर कंट्रीब्यूशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ आने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसकी तरफ चलते हैं, द 5 किंगडम्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो कौन सा है, 1.5 द 5 किंगडम्स। हमारे पास किंगडम्स, हमारे पास यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं वो 5 किंगडम्स डिस्कस की गई हैं। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास टॉपिक है, ये हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, और ये एमसीक्यूज़ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है या ये कौन सा जो इंसेक्ट्स हैं, ये किस में आ रहे हैं, किस किंगडम्स के अंदर आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन द 5 किंगडम्स। Robert Whittaker in 1969 classified all the living organisms into the 5 kingdoms. This is known as 5 kingdom system of classification. These 5 kingdoms are prokaryote, protectista, fungi, plantae and animalia. राइट, इसमें क्या है, वो कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बताया है और इन्होंने अपना जो साइंटिस्ट है वो बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो कौन सा था, किसने डेवलप करवाया, किसने क्लासीफाई करवाया, तो वो है रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर जिसने 1969 के अंदर इस सिस्टम को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसको पहले, सबसे पहले क्या कहा जाता है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए जो एक सिस्टम, किंगडम सिस्टम बनाया गया है, वो 5 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। दीज 5 किंगडम्स आर, वो कहते हैं कि जो 5 किंगडम्स थी वो कौन से थी, प्रोकैरियोट, प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, सब टॉपिक है 5 किंगडम्स के अंदर, वो कौन सा है, किंगडम प्रोकैरियोट, मोनेरा। मोनेरा को जब आप देखते हैं, अच्छा, किंगडम प्रोकैरियोट आप देख सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या बताया जा रहा है, मोनेरा। ठीक है, ओके, दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट का क्या है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब ही यही है, प्रोकैरियोट का मतलब है, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस, एंड प्रो का मतलब होता है 1, सो, एंड यू का मतलब होता है मैनी, एंड कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस। सो हमारे पास क्या है, ऐसे समझें कि प्रोकैरियोट की, ये आपको मैंने क्या बताई है, डेरिवेशन बताई है कि क्या मतलब है इनका। तो जिसके अंदर, जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, उनको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं जो कि यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक ही सेल से बने हुए हैं, और माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि हम सिर्फ उनको क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उनको क्या कहते हैं, वो कौन से किंगडम के अंदर आ रहे हैं, किंगडम प्रोकैरियोट्स। These organisms lack the membrane-bounded nucleus and other organelles inside their cells. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, यानी कि फ्रीली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और अदर ऑर्गेनेलीज इनसाइड देयर सेल्स, मतलब कि दूसरी ऑर्गेनेलीज की भी एब्सेंस होती है। ये तो फिर हम जब हमारा इसका ओरिजिनल टॉपिक आएगा प्रोकैरियोट्स का, यूकैरियोट्स का, तब हम उसमें क्या कर सकेंगे, डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ द म्यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, म्यूरिन से। एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की, मोनेरास की, वो किससे बनी होती है, म्यूरिन से बनी होती है। राइट, द सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। इनको प्रोटिस्टा भी कहा जा सकता है और प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जा सकता है। Kingdom Protista or the Protoctista, this kingdom includes the eukaryotic organisms.
ओके, यूकैरियोटिक का मैं आपको मतलब बता चुकी हूँ। यू का मतलब होता है क्या, मैनी, ठीक है, मैनी इसका मतलब होता है। और कैरियोटिक का क्या मतलब होता है, कैरियोट्स का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियसेस। तो यानी कि मैनी न्यूक्लियसेस, मैनी सेल्स जिसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, विच आर यूजली स्मॉल एंड हैविंग डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अदर यूकैरियोटिक किंगडम्स। ये क्या है, प्रोटिस्टा का क्या मतलब है कि ये इनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं जो कि स्मॉल होते हैं। अब आप देखें, डिफ्रेंशिएट करें कि ये प्रोटिस्टा के अंदर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कि स्मॉल होंगे, हैविंग डिफरेंसेस विद द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द यूकैरियोटिक किंगडम। यूकैरियोटिक किंगडम एक वास्ट किंगडम है जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लार्ज होंगे, इसमें स्मॉल भी होंगे, इसमें मॉडरेट साइजेस के भी होंगे। तो आपने इसको देखना है, उनके साथ उनका डिफरेंस क्रिएट करना है। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन क्या कहती है हमारे पास, दे यूजुअली लिव इन द एक्वाटिक हैबिटाट्स। जो हमारे पास प्रोटिस्टा होती है, किंगडम प्रोटिस्टा, वो क्या कह रहे हैं कि ये लिव करते हैं किसके अंदर, एक्वाटिक हैबिटाट्स के अंदर। एक्वा का क्या मतलब होता है, वाटर, ठीक है, इसका एक्वा का क्या मतलब होता है, वाटर। आपको ये समझनी है कि जो वाटर इन्वायरमेंट के अंदर एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा वो क्या है, उनको क्या कहा जा रहा है, किंगडम प्रोटिस्टा कहा जा रहा है। एल्गी, स्लाइम, मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम, एमीबा एंड पैरामीशियम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दिस किंगडम। तो इस किंगडम की जो एग्जांपल्स बताई गई हैं वो ज़्यादा बताई गई हैं, लेकिन आपने एक एक एग्जांपल को याद करना है, एक एक एग्जांपल को देखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखें, इसमें एल्गी बताई जा रही है, स्लाइम मोल्ड्स बताए जा रहे हैं, प्रोटोजोआंस बताए जा रहे हैं। फिर प्रोटोजोआंस के अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स बताई गई हैं, प्लाज्मोडियम, एमीबा एंड पैरामीशियम। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसकी, किंगडम प्रोटिस्टा की और किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा की। नाउ मूविंग ऑन टू द सब टॉपिक 1.5.3 किंगडम फंजाई। जो तीसरी किंगडम है वो हमारे पास कौन सी है, किंगडम फंजाई। फंजाई इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स विच आर ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। फंजाई के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि सारे यूकैरियोटिक हों और मल्टी सेलुलर हों। यूकैरियोटिक भी होने चाहिए और मल्टी सेलुलर भी होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके अंदर सेल भी होने चाहिए। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, अ पॉलीसेकेराइड। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, काइटिन से, काइटिन और पॉलीसेकेराइड। मतलब कि इसकी भी आपको याद रखनी है कि इनकी किस चीज़ से बनी हुई थी सेल वॉल, इनकी किस चीज़ से बनी हुई है और इनकी किस चीज़ से बनी है। हर किंगडम का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती है ज़रूर MCQs के अंदर। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ऐसा समझें, क्लोरो का मतलब होता है कलर एंड प्लास्ट का मतलब होता है वो जो प्लांट होता है, फ्लावर्स होते हैं, उसके साथ रिलेटेड है ये क्लोरोप्लास्ट। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड आर देयर फॉर हेट्रोट्रॉफिक। ये क्या, अब आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर क्या बताया गया है कि ये जो किंगडम फंजाई है ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बना नहीं सकते अपना खुद का फूड, और ये हमारे पास क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। द फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। इनकी जो बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर द, इनकी एग्जांपल्स में जो लिखा हुआ है वो कौन कौन सी एग्जांपल्स है, मशरूम्स, मोल्ड्स, पफ बॉल्स, यीस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समझें ये जो टॉपिक है ना 5 किंगडम्स वाला, ये पूरा का पूरा MCQ से भरा हुआ है। तो आपने इसको बहुत गहराई के साथ, बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है और मेरा लेक्चर ज़रूर सुनना है एंड तक, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ आ सके। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ किंगडम, किंगडम प्लांटी। Kingdom Plantae and the Animalia. Okay, this kingdom includes multicellular and eukaryotic organisms which are autotrophic in nature. क्या कह रहे हैं कि जो किंगडम फंजाई का तो हमें बता दिया कि ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है, ये अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते अपना फूड। लेकिन जो प्लांटी हैं वो उनका मल्टी सेलुलर कहा जा रहा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जा रहा है और ऑटोट्रॉफिक कहा जा रहा है। ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से। एंड मोस्टली लैक सेंट्रियोल्स इनसाइड देयर सेल्स। ये अपने सेंट्रियोल्स जो होते हैं इनके अंदर, हम ऑर्गेनेलिस के अंदर जब पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगी, उनकी डिटेल समझ आ जाएगी कि क्या किस चीज़ के अंदर प्रेजेंट है और किस चीज़ के अंदर नहीं। तो किंगडम प्लांटी के अंदर ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास प्लांटीज के अंदर क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं प्रेजेंट होते, लैक करते हैं इनसाइड देयर सेल्स। दे आर रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्या है इनकी जो, वो क्या कह रहे हैं देखें आप कि नेक्स्ट लाइन में ये अपना फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे,
आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांटी हैं वो अपना फूड को कैसे रिजर्व करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। एग्जाम्पल्स आर ब्रेसिका, मलबेरी, पीनस, फोर्न्स एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट्स के नाम हैं, तो ये इसके अंदर आएंगे, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट किंगडम, किंगडम एनिमेलिया। दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। तो लाइक द फंजाई दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म लैक द सेल वॉल। अब एनिमेलिया के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर इट इज़ कि जो एनिमेलिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होती, एंड सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स, बट सेंट्रियोल्स भी नहीं प्रेजेंट होते। नो, इनके अंदर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं बट सेल वॉल लैक होती है, ओके। और सेंट्रियोल्स किसके अंदर एब्सेंट होती है, वो हमारे पास एब्सेंट होती है प्लांटी के अंदर। द रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। Like fungi, they also store the reserve food is in the form of glycogen. ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू द टू ग्रुप्स, दैट इज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। इनकी जो दो हमारे पास मेजर डिविजन्स बताई गई हैं वो कौन सी बताई गई हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स इंक्लूड द जेलीफिश, worms, insects, fish, reptiles, birds, and mammals, etc. These all are the examples and things about the important points about the kingdom Animalia. ओके, अब आपने स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो हमने अपना टॉपिक 5 किंगडम्स भी कंप्लीट कर लिया है और अब आपने क्या करना है, इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़नी है। जो आपको मुश्किल लगे आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछना है। So students, this is all about the टॉपिक 1.5 एंड 1.4 हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे 1.6 टॉपिक से स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफिज़।